प्रोफिशिएंसी टेस्ट 40 नंबर का होगा, 20 नंबर मिनिमम लाने ज़रूरी हैं। जो 20 नंबर नहीं लाएंगे उनको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, और जो उससे ऊपर नंबर लाएंगे उनको अगली सीडी यानी कि नेक्स्ट स्टेप के लिए ले लिया जाएगा, और ये नंबर आगे जाके जुड़ेंगे। जैसे प्रोफिशिएंसी टेस्ट और ट्रायल टेस्ट जो है उसके अंदर, ट्रायल के अंदर प्रोफिशिएंसी में नो अपील है, बट इन फिजिकल आप अपील कर सकते हैं। यदि आपको लगता है मेरी हाइट 167 सेंटीमीटर से ऊपर है और मुझे सही तरीके से नपाई नहीं की गई है, या मेरा सीना 81 से 86 के बीच में उसकी नपाई सही नहीं की गई है, तो आप उसके लिए अपील कर सकते हैं। सेम डे और नेक्स्ट डे आपका वापस से फिजिकल हो जाएगा। उसके बाद इंटरनेशनल गोल्ड मेडलिस्ट है, बहुत अच्छे उन्होंने मेडल्स लिए हुए, लेकिन यदि फिजिकल स्टैंडर्ड उन्होंने पार नहीं किया तो उन्हें रिजेक्ट कर दिया जाएगा। उनको छोटे भाई बहन सभी सदस्यों को अनुराग आर्य, डायरेक्टर आर्यन स्पोर्ट्स स्कूल की तरफ से नमस्कार। जो हमारे CISF का स्पोर्ट्स कोटा के थ्रू भर्ती निकली है अभी हेड कांस्टेबल की जनरल ड्यूटी की, उसके बारे में मैं आपको कुछ मुख्य बिंदुओं पे ध्यान दिलाने के लिए वीडियो बनाया है। मेरा खुद का भी पिछले 20 वर्ष का एक्सपीरियंस है स्पोर्ट्स का। मैं खुद भी बेल्ट की नौकरी करा हुआ हूँ फोर्स में, स्पोर्ट्स कैटेगरी के तहत मैंने भी जॉब करी थी। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हमारे को ध्यान में रखनी चाहिए। काफ़ी सारे वीडियोस मैंने भी देखे बने हुए हैं, लेकिन उसके अंदर जो डिटेल्ड नॉलेज है वो नहीं दे पा रहे हैं। वो जो एक खिलाड़ी को जो प्रॉब्लम्स आती हैं जब फाइनली आपके फॉर्म्स रिजेक्ट हो जाते हैं, तो वो क्यों होते हैं, उसके लिए कुछ रीज़न्स हैं। उसको मैं थोड़ा सा आपको मेन पॉइंट्स डिस्कस करूँगा, उनको आप ध्यान रखिए, उसके अकॉर्डिंगली आप इसको भरिए, और हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ में। तो अपन डिस्कस करते हैं सबसे पहले CISF जो है वो सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स है, जैसा कि उसका नाम है, इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। 1969 के अंदर इसको गठित किया गया था। जैसे कि अगर हम इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी की बात करें तो हमारे एयरपोर्ट्स हैं, हमारे न्यूक्लियर संस्थान हैं जो कि परमाणु संस्थान हम बोलते हैं, स्पेस स्टेशंस हैं हमारे। बहुत महत्वपूर्ण संस्थानों पे CISF कर्मी जो होते हैं वो सिक्योरिटी देते हैं। कॉर्पोरेट के हेडक्वार्टर्स वगैरह हैं, बहुत बड़े होटल्स जहाँ पे VIP मूवमेंट रहता है, उनकी सुरक्षा का जिम्मा भी CISF को मिल गया। तो काफ़ी अच्छे इसके अंदर कमांडोज होते हैं, बहुत ही अच्छी इनकी ट्रेनिंग का स्टैंडर्ड है, और आप लोग भी इसी के अंदर अप्लाई करने जा रहे हैं, सबको बहुत बहुत बधाई। अब हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये बेल्ट की नौकरी है तो इसके अंदर बहुत सारे स्टेजेस के अंदर आपके सिलेक्शंस होते हैं स्पोर्ट्स कोटे के अंदर। क्योंकि खेल भी अलग अलग तरीके के, हम हर खेल को फिजिकल स्टैंडर्ड से नहीं एक मद्देनजर नहीं देख सकते। जैसे शूटिंग है, अगर हम देखें तो चेस है, बिलियर्ड्स है, स्नूकर है, गोल्फ है, तो बहुत सारे ऐसे हमारे को स्पोर्ट्स मिलेंगे जिसके अंदर फिजिकल बहुत ज़्यादा नहीं होता। हम एथलीट को कंपेयर नहीं कर सकते, एथलीट के फिजिकल को हम एक शूटर के फिजिकल के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। लेकिन इन नौकरियों के अंदर अगर आपको भर्ती होना है, अगर आप इसमें रिक्रूटमेंट चाह रहे हैं, तो आपके फिजिकल स्टैंडर्ड्स मैच करने चाहिए, अन्यथा ये लोग रिजेक्ट कर देते हैं। एक बहुत बढ़िया ओलंपिक प्लेयर है, वो चाहे शूटर भी है, ये नहीं है कि वो उनके फिजिकल स्टैंडर्ड्स को मैच कर सके या उनकी प्रोफिशिएंसी जो टेस्ट होते हैं उनको वो पार कर सके। भर्ती निकली है जो 215 वैकेंसीज़ हैं हेड कांस्टेबल की, इसके अंदर मेल फीमेल दोनों की वैकेंसी हैं। 147 मेल हैं और 68 इसके अंदर फीमेल वुमेन खिलाड़ियों के लिए हैं। तो 30 तारीख को आपको पता ही है, 30 तारीख को सबमिशन के लिए विंडो खुल जाएगी, और तब से लेकर 28/11/2023 तक ये विंडो खुली रहेगी। तो आप लोग इसके अंदर फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। फॉर्म सबमिट करने में आप जल्दबाजी मत करें, मैं वही आपको बताने जा रहा हूँ आगे कि बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो एक छोटी सी मिस्टेक आपका फॉर्म को रिजेक्ट कर देगी। नो अपील, नो सेकंड चांस, और आप अपना एक बहुत बड़ा चांस, कईयों के लिए तो एक कैरियर का चांस होता है, जिनके जो ओवर एज होने वाले हैं, बहुत सारी चीज़ों को आप ध्यान में रखोगे तभी आप स्पोर्ट्स कोटे में भर्ती हो पाओगे। तो ये है, इसके अंदर जो पे लेवल 4 लगता है सेंट्रल गवर्नमेंट का, तो उसके अंदर 25,500 से लेके 81,100 का जो एक लेवल है उसके अंदर आपको ये ग्रेड में सैलरी मिलेगी। अगर हम इन हैंड बात करें तो लगभग 45,000 से 50,000 आपको इन हैंड इसमें पैसा मिलेगा, सैलरी मिलेगी। ये डिपेंड करता है कौन सा टायर सिटी में आप हैं, जैसे मेट्रो में हैदराबाद है, आप मुंबई है या दिल्ली है, या कोई आप हो सकता है किसी बिलासपुर कोई ऐसी जगह पे पोस्टेड हो, तो उसके अंदर HRA में डिफरेंस होता है। 4 से 5 स्टेज के अंदर इसमें भर्तियां होती हैं। अगर हम देखा जाए, सबसे पहले जो स्टार्टिंग आपको सबसे पहले ध्यान रखना है, वो रखना है फॉर्म फिलिंग पे। अगर आप फॉर्म फिलिंग पे ध्यान रखोगे तो आप सेकेंड स्टेज पे आ पाओगे, नहीं तो आपका फॉर्म पे ही रिजेक्ट हो जाएगा। ऑनलाइन सबमिशन करना है। सबसे पहले एक फ़ाइल बना लीजिए, उस फाइल के अंदर अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स रख लीजिए। सारे आपके जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स रखने के बाद में, जैसे कि डॉक्यूमेंट्स आपको पता है जो आपके आईडीज़ होते हैं, हमारे 4 तरीके के आईडी हैं, आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, हमारा ड्राइविंग लाइसेंस है, पासपोर्ट है,
एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन के लिए 10th की मार्कशीट है। इसके अलावा आपको 12th की मार्कशीट, क्योंकि इसके अंदर मिनिमम क्वालिफ़िकेशन 12th पास दिया गया है। इसके अंदर तारीख नोट कर लेना 2/8/2000। यदि आप 1/8/2000 को भी पैदा हुए हैं तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते, फोर्स के रूल हैं, आप नहीं कर सकते अप्लाई। 2/8/2000 से लेके 1/8/2005 के बीच में जो अभ्यर्थी हैं, जो खिलाड़ी हैं, जो इस दौरान पैदा हुए हैं, वो ही इसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब DOB जो है वो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ हो जाती है खिलाड़ियों के लिए, क्योंकि हमने कई बार देखा है खिलाड़ी अपनी डेट ऑफ बर्थ चेंज करा देते हैं, 10th दे देते हैं, बार बार 10th देते हैं डेट ऑफ बर्थ चेंज कराने के लिए। वो चीज़ें यहाँ पे नहीं चल पाएंगी। उसके पीछे रीज़न है कि आपसे जो इन्होंने डॉक्यूमेंट्स मांगे उसमें सबसे पहले आप 10th का जो सर्टिफिकेट लगा रहे हैं, उसके अंदर आपकी जो DOB है वो 10th वाले सर्टिफिकेट से ही कैलकुलेट होगी। उसके बाद वो मैच होगी आपके अन्य दस्तावेजों से, जैसे पैन कार्ड में DOB होता है, ड्राइविंग लाइसेंस में DOB होता है, वोटर ID कार्ड में DOB होता है। इन सब में आपका DOB सेम होना चाहिए। अगर किसी भी ID में आपका DOB सही नहीं है तो आप तुरंत उसको चेंज करवा सकते हैं। उसे आप चेंज करा लीजिए जाने से पहले, क्योंकि आपको जो वहाँ पे आपने स्कैन करके जो भी चीज़ें वहाँ भेज दी हैं उसी को वो मैच करेंगे। अगर उसके बाद में कोई चेंज है तो वो तुरंत प्रभाव से उसको रिजेक्ट कर देंगे। तो इसलिए ऑनलाइन जो हमको फॉर्म भरना है वो इसमें बहुत महत्वपूर्ण है। पैरामिलिट्री फोर्सेज या बेल्ट की नौकरी फोर्सेज होते हैं, उसके अंदर विभिन्न लेवल जो देखे जाते हैं। जब आपने फॉर्म फिल कर दिया और आपका फॉर्म मान लीजिए सेलेक्ट हो गया और आपको वहाँ पे उन्होंने इनवाइट कर लिया, उसके बाद जाते ही सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले आपके जितने भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो वहाँ पे आपके चेक करे जाएंगे। मान लीजिए आप अलग अलग भर्ती में, महिपालपुर आप जा रहे हैं, महिपालपुर अगर देखा जाए तो वहाँ पे कुश्ती का और शायद बॉक्सिंग का, ये 2 महिपालपुर के अंदर है। मैं आपको इसके बारे में भी आगे पूरा बता दूंगा, क्योंकि ये जो रिक्रूटमेंट है ये अलग अलग रिक्रूटमेंट की जो यूनिट्स बनी हुई है इनकी वहाँ पे है। किसी का चेन्नई में है, किसी का रायगढ़ में है, किसी को कलकत्ता जाना है फुटबॉल वालों को। तो ऐसे करके अलग अलग जगह पे ये बनी हुई हैं। जैसे जैसे आपके डिसिप्लिन में आप अप्लाई करोगे वैसे वैसे आपको रिक्रूटमेंट के लिए अलग अलग जगह अलॉट होंगी। तो आपको जो भी जगह अलॉट होती है वहाँ पे आप अपने ओरिजिनल दस्तावेज लेके जाएंगे। उन ओरिजिनल दस्तावेजों के अंदर जो भी आपने स्कैन करके डाले हैं वो सारे दस्तावेज उसके अंदर होने चाहिए। इसका आप ध्यान रखिएगा। अब एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट और स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट 2 अलग अलग चीज़ें हैं। एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट के अंदर आपके दस्तावेज हो गए, इसमें 12th की मार्कशीट होगी, 10th की मार्कशीट होगी, मिनिमम 12th आपको इसके अंदर होना है, वो आप इसके अंदर लगा दीजिएगा। आपकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उसके अंदर भी आप ये ध्यान रखिएगा कि अभी जो जुलाई आई थी, पिछली जुलाई अभी गई है, अभी 8वां महीना गया है, तो आपको 7वें महीने तक आपके पास में 12th की मार्कशीट होनी चाहिए, मतलब पास होने वाली मार्कशीट अगस्त होनी चाहिए, उसके बाद की नहीं होनी चाहिए। अगर कोई ये 9वें महीने के ला रहा है 10वें में, तो ये चीज़ें अलाउड नहीं है उसके अंदर। तो ये चीज़ आप ध्यान रख लीजिएगा। इसके अलावा जो 14 डिसिप्लिन्स हैं जिसके अंदर ये निकाले गई हैं खेल भर्तियाँ, उसमें चाहे एथलेटिक्स है, चाहे फुटबॉल है, हॉकी है, बॉक्सिंग है, बॉडी बिल्डिंग है, ताइक्वांडो है, अन्य गेम और भी हैं, रेसलिंग है, उसमें वेट कैटेगरी के हिसाब से आपको अप्लाई करना है। जिस वेट कैटेगरी, जैसे कुश्ती है या बॉक्सिंग है या ताइक्वांडो है या जूडो, इस टाइप की जो भी गेम्स है वेट कैटेगरी देखी जाती है। तो अगर आप उस वेट कैटेगरी के हैं और आपके सर्टिफिकेट में वो वेट कैटेगरी लिखी गई है कि उस वेट कैटेगरी में आपने मेडल जीता है, तो ही आप एलिजिबल होंगे। वरना आगे जाके अगर वेट कैटेगरी आपकी चेंज हो गई, वहाँ पर आपका वेट लिया वो चेंज हो रहा है, तो वो आपको फाइट करने नहीं देंगे और उसी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग आपको जाना है। अगर अभी नॉन कंपटीशन टाइम है, ऐसा कुछ है, आपने वेट बढ़ा लिया है, तो आप उसको भी अपने अकॉर्डिंगली कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे ही आपने ऑनलाइन अप्लाई कर दिया, उसके बाद आप वहाँ गए, वहाँ जाके आपके सारे डॉक्यूमेंट चेक हो गए, डॉक्यूमेंट्स अगर वो सेटिस्फाइड है, वेरीफाई कर दिया, उसके बाद आपका उनका ट्रायल लिया जाएगा। जो जिस हिसाब से जिस खिलाड़ी जिस डिसिप्लिन में जा रहा है उसके हिसाब से उसका ट्रायल लिया जाएगा। ट्रायल का जो होता है वो मिनिमम, उसके अंदर कोई मार्क्स नहीं जुड़ते आगे, लेकिन उसकी जो क्वालिफाई करना ज़रूरी होता है। जैसे 20 नंबर का आपका ट्रायल होगा तो उसमें 10 नंबर आपको लाने ज़रूरी हैं। ट्रायल के बाद में आपका होगा फिर प्रोफिशिएंसी टेस्ट। प्रोफिशिएंसी टेस्ट जो होता है उसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंस होती है उस टेस्ट की, क्योंकि ट्रायल के अंदर ज़्यादातर जो खिलाड़ी उस लेवल तक नहीं पहुँच पाते उनको निकाल दिया जाएगा। फिर प्रोफिशिएंसी टेस्ट के अंदर वो खिलाड़ी आएंगे जिन्होंने ट्रायल पास करी है। उन खिलाड़ियों को जो भी मार्क्स मिलेंगे वो मार्क्स आपके जुड़ेंगे फाइनल मेरिट में। प्रोफिशिएंसी टेस्ट 40 नंबर का होगा, 20 नंबर मिनिमम लाने ज़रूरी हैं। जो 20 नंबर नहीं लाएंगे उनको रिजेक्ट कर दिया जाएगा और जो उससे ऊपर नंबर लाएंगे उनको अगली सीडी यानी कि नेक्स्ट स्टेप के लिए ले लिया जाएगा और ये नंबर आगे जाके जुड़ेंगे। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है पीएसटी, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, जो कि
वर्दी की नौकरी, फौज की नौकरी या पैरामिलिट्री फोर्सेस, बेल्ट की नौकरी, उसके अंदर फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट बहुत ज़रूरी होता है। एक फिजिकल स्टैंडर्ड हर स्टेट का, सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी में होता है। यहाँ पे जो फिजिकल स्टैंडर्ड देखा जा रहा है वो देखा जा रहा है हाइट एंड चेस्ट। इसमें वेट भी देखा जाता है, लेकिन वेट अभी नहीं आएगा। वेट अगर आपका आगे पीछे भी है, कम है, ज़्यादा है, तो वो मेडिकल में जाके फिर उसका डिसीजन होगा कि क्या किया जाना चाहिए। तो सबसे पहले आपका हाइट और चेस्ट मेजर होगा। हाइट के अंदर 167 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। फिलहाल जो इसके अंदर चेस्ट का अगर आप देखें तो 81 से 86 सेंटीमीटर आपका चेस्ट होना चाहिए। उसमें एक्सपेंशन होना चाहिए 5 सेंटीमीटर का। महिलाओं के लिए कोई चेस्ट का नाप नहीं है, ना एक्सपेंशन है, तो उनका सिर्फ हाइट देखी जाएगी। उनकी हाइट है 153 सेंटीमीटर। इसके अंदर जो भी गोरखा है, गढ़वाली है, पहाड़ी है, ओबीसी, एससी, ईडब्ल्यूएस का भी इनमें डाला है, एसटी का भी डाला है इन्होंने, तो उनके लिए जो छूट है वो है 160 सेंटीमीटर। 160 सेंटीमीटर अगर आपकी हाइट है और आप इस दायरे में आते हैं तो आपको प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के साथ अप्लाई करना है, तभी आपको वो छूट मिल पाएगी। अगर चेस्ट का देखा जाए तो उसके अंदर 81 और 86 है, नो रिलैक्सेशन इन चेस्ट है। महिलाओं के लिए कोई रिलैक्सेशन नहीं है। उनकी हाइट 153 सेंटीमीटर है, चाहे वो एससी, ओबीसी या पहाड़ी कैटेगरी की हो, तो भी उनके अंदर कोई रिलैक्सेशन नहीं है। एज की अगर हम बात करें तो एससी एसटी के अंदर अगर आप एससी एसटी से हैं और आप एक मिनिमम लाने ज़रूरी हैं, जो 20 नंबर नहीं लाएंगे उनको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, और जो उससे ऊपर नंबर लाएंगे उनको अगली सीडी यानी कि नेक्स्ट स्टेप के लिए ले लिया जाएगा और ये नंबर आगे जाके जुड़ेंगे। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है पीएसटी, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, जो कि एक वर्दी की नौकरी, फौज की नौकरी या पैरामिलिट्री फोर्सेस, बेल्ट की नौकरी, उसके अंदर फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट बहुत ज़रूरी होता है। एक फिजिकल स्टैंडर्ड हर स्टेट का, सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी में होता है। यहाँ पे जो फिजिकल स्टैंडर्ड देखा जा रहा है वो देखा जा रहा है हाइट एंड चेस्ट। इसमें वेट भी देखा जाता है, लेकिन वेट अभी नहीं आएगा। वेट अगर आपका आगे पीछे भी है, कम है, ज़्यादा है, तो वो मेडिकल में जाके फिर उसका डिसीजन होगा कि क्या किया जाना चाहिए। तो सबसे पहले आपका हाइट और चेस्ट मेजर होगा। हाइट के अंदर 167 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, जो कि इसके अंदर चेस्ट का अगर आप देखें तो 81 से 86 सेंटीमीटर आपका चेस्ट होना चाहिए। उसमें एक्सपेंशन होना चाहिए 5 सेंटीमीटर का। महिलाओं के लिए कोई चेस्ट का नाप नहीं है, ना एक्सपेंशन है, तो उनका सिर्फ हाइट देखी जाएगी। उनकी हाइट है 153 सेंटीमीटर। जिसमें गोरखा है, गढ़वाली है, पहाड़ी है, ओबीसी, एससी, ईडब्ल्यूएस का भी इनमें डाला है, एसटी का भी डाला है इन्होंने, तो उनके लिए जो छूट है वो है 160 सेंटीमीटर। 160 सेंटीमीटर अगर आपकी हाइट है और आप इस दायरे में आते हैं तो आपको प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के साथ अप्लाई करना है, तभी आपको वो छूट मिल पाएगी। अगर चेस्ट का देखा जाए तो उसके अंदर 81 और 86 है, नो रिलैक्सेशन इन चेस्ट है। महिलाओं के लिए कोई रिलैक्सेशन नहीं है। उनकी हाइट 153 सेंटीमीटर है, चाहे वो एससी, ओबीसी या पहाड़ी कैटेगरी की हो, तो भी उनके अंदर कोई रिलैक्सेशन नहीं है। एज की अगर हम बात करें तो एससी एसटी के अंदर अगर आप एससी एसटी से हैं और आप एक स्पोर्ट्समैन भी हैं, उत्कृष्ट खिलाड़ी भी हैं, तो आपका इसका बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा। आपको 5 वर्ष की इसके अंदर छूट मिल रही है। ओबीसी वालों को 3 साल की छूट मिल रही है। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट पे हम वापस थे अभी। उसके अंदर तीसरी जो चीज़ एक और होती है, हाइट, चेस्ट के बाद में वेट। वेट आपका ले लिया जाता है, लेकिन उस समय कोई डिसीजन नहीं दिया जाता वेट को लेके। वो आपका आगे जाके मेडिकल के में अंदर काम आएगा। अब जो भी खिलाड़ी ये ध्यान रखें, उन्होंने ट्रायल टेस्ट पास किया है, प्रोफिशिएंसी में उन्होंने बहुत शानदार किया है, वो चाहे गोल्ड मेडलिस्ट हैं, इंटरनेशनल गोल्ड मेडलिस्ट है, बहुत अच्छे उन्होंने मेडल्स लिए हुए, लेकिन यदि फिजिकल स्टैंडर्ड उन्होंने पार नहीं किया तो उन्हें रिजेक्ट कर दिया जाएगा, उनको आगे के लिए अलाउ नहीं करेंगे। और इसके अंदर फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के अंदर ये ज़रूर चीज़ है कि आप अपील कर सकते हैं। जैसे प्रोफिशिएंसी टेस्ट और ट्रायल टेस्ट जो है, उसके अंदर ट्रायल के अंदर प्रोफिशिएंसी में नो अपील है, बट इन फिजिकल आप अपील कर सकते हैं। यदि आपको लगता है मेरी हाइट 167 सेंटीमीटर से ऊपर है और मुझे सही तरीके से नपाई नहीं की गई है, या मेरा सीना 81 से 86 के बीच में उसकी नपाई सही नहीं की गई है, तो आप उसके लिए अपील कर सकते हैं। सेम डे और नेक्स्ट डे आपका वापस से फिजिकल हो जाएगा। उसके बाद भी अगर नहीं होता तो फिर आप अपील नहीं कर सकते, आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद जो लोगों ने इस स्टेज को पार कर लिया वो अब जाएंगे डॉक्यूमेंटेशन वाली स्टेज में। डॉक्यूमेंटेशन की स्टेज में आपको अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाने हैं। उन डॉक्यूमेंट्स का पूरा वेरिफिकेशन होगा। उस वेरिफिकेशन के अकॉर्डिंगली ये देखा जाएगा कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो प्रॉपर, जो भी आपने गेम्स खेले हैं वो उस पर्टिकुलर चैनल के थ्रू हैं क्या। जैसे कि स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया है अलग अलग, वो जो फेडरेशंस, जो स्पोर्ट्स की फेडरेशंस हैं जिनको मान्यता मिली हुई है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन से और स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया से, उनको मिली हुई है। उसकी एक वेबसाइट है स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया की, उसके अंदर आप जाके उनको देख भी सकते हैं।
ये इसलिए ज़रूरी है कि आज के टाइम पे बहुत सारी प्राइवेट पार्टीज़ कंपटीशन कराने लग जाती है। नेपाल के अंदर कंपटीशन हो रहे हैं, यहाँ हो रहे हैं, बच्चों से पैसे लेके उनको इंटरनेशनल सर्टिफिकेट दिए जा रहे हैं। तो आप लोग इस वहम में मत रहना कि वो सर्टिफिकेट यहाँ पे चल जाएंगे, क्योंकि इसके अंदर क्लियर दिया हुआ है। आपको मैं पूरा इसके अंदर बता भी दूँ कि जो भी इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स हैं वो अप्रूव्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स होने चाहिए। इंटरनेशनल टूर्नामेंट कोई भी होगा, अगर वो ओलंपिक है, एशियन गेम्स है, कॉमनवेल्थ है, साउथ एशियन गेम्स है, या किसी भी पर्टिकुलर बॉक्सिंग वर्ल्ड चैम्पियनशिप है, या रेसलिंग वर्ल्ड चैम्पियनशिप है, वेट लिफ्टिंग वर्ल्ड चैम्पियनशिप है, वो सारे फेडरेशंस हैं जो कि अगर इंटरनेशनली देखा जाए तो इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन से मान्यता प्राप्त है, और देश में देखा जाए तो ओलंपिक एसोसिएशन ऑफ इंडिया से मान्यता प्राप्त है, प्लस उसको खेल मंत्रालय ने भी मान्यता दे रखी है। उन्हीं चैम्पियनशिप्स, उन्हीं कॉम्पिटिशन्स के आधार पे सिलेक्शन बनेंगे, उन्हीं सर्टिफिकेट को तवज्जो दी जाएगी, बाकी सर्टिफिकेट इसके अंदर काम नहीं आएंगी। और अगर हम सीनियर जूनियर लेवल नेशनल चैंपियनशिप देखें तो वो नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स और नेशनल गेम्स ऑर्गेनाइज्ड बाय इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। तो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन IOA से भी अगर ये सारे कंपटीशन, जैसे कि मैं एग्जांपल बताऊं, नेशनल गेम्स गोवा में हो रहे हैं, वैलिड है। खेलो इंडिया की वैलिडिटी नहीं है, ऐसा अभी इसमें नहीं लिखा हुआ है खेलो इंडिया के लिए, लेकिन जो फेडरेशंस द्वारा, जैसे आप जो भी जूडो से जुड़े हुए हैं, जूडो फेडरेशन ऑफ इंडिया अगर करा रही है, वैसे ही अगर आपके स्टेट में हरियाणा जूडो फेडरेशन करा रही है, वो आपको नेशनल में भेज रही है, जो कि इंडियन जूडो फेडरेशन करा रही है, तो वो मान्यता प्राप्त है। वो सारी चीज़ें आप देख सकते हैं इसमें, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है। सिर्फ सर्टिफिकेट से कुछ नहीं होगा, आगे जाके मैं बताऊंगा कि आपको फॉर्म भी भरने हैं। इसके अंदर फॉर्म्स दिए हुए हैं, एनेक्जर्स दिए हुए हैं, उनको भर के आपको ड्यूली सिग्नेचर कराने हैं, क्योंकि सर्टिफिकेट्स आज के टाइम पे जब से स्कैनिंग और इस तरीके के घोटाले शुरू हुए हैं तो इसके अंदर सर्टिफिकेट्स की मान्यता उतनी नहीं रही। इसलिए सर्टिफिकेट के साथ में बाकायदा आपको एक फॉर्म दिया गया है, वो फॉर्म आपको फिल करवाना पड़ेगा अपनी स्पोर्ट्स एसोसिएशन और फेडरेशन के सेक्रेटरी, अगर सेक्रेटरी नहीं है तो अध्यक्ष, या उनसे कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से आपको साइन करवाने पड़ेंगे, तभी उस सर्टिफिकेट की वैलिडिटी होगी, वरना उसकी वैलिडिटी कम हो जाएगी। तो इस तरीके से ये मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट, अब इसमें कौन क्वालिफाई कौन कर सकता है। अगर हम स्पोर्ट्स को देखें तो हमने इधर देखा तो उधर तो मैंने आपको क्वालिफिकेशन बता दी, 12th पास होना चाहिए, फिजिकल स्टैंडर्ड्स ये होने चाहिए, इंडियन सिटीजन होना चाहिए, क्योंकि एनीवेयर फ्रॉम इंडिया आ सकते हैं भर्ती में, ऑल इंडिया के लिए भर्ती है ये। अब जो लोग इसके अंदर स्पोर्ट्स कौन सा खेला है, चैंपियनशिप करी है, अब स्पोर्ट्स जो 14 डिसिप्लिन दिए गए उसी में वो स्पोर्ट्स होने चाहिए। अब किस लेवल के स्पोर्ट्समैन इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, तो इसके अंदर पार्टिसिपेट अगर हम शुरुआत से नीचे लेवल से देखें तो इसमें SGFI स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया में यदि आपने नेशनल खेला है SGFI के थ्रू, इसमें भी मैं क्लियर कर दूं, KVS नेशनल, नवोदय नेशनल या और कोई CBSE नेशनल, ICI करके ऐसे अलग अलग बोर्ड के नेशनल्स नहीं, स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया SGFI नेशनल में यदि आपने गोल्ड मेडल मारा है तो आप क्वालिफाई कर सकते हैं इसमें खेलने के लिए। और इसी के साथ मैं ये भी बता दूं कि वो मेडल कब मारे हैं, 2021 से के पहले के जो मेडल हैं वो अलाउड नहीं है, उनकी वैलिडिटी नहीं है। 1 जनवरी 2021 के बाद अब तक आपने जो भी मेडल मारे हैं वो सब वैलिड है। हो सकता है इस दौरान भी कुछ नेशनल चैंपियनशिप चल रही हैं, अगर आपने 25 तारीख 28 से पहले इस साइट को क्लोज होने से पहले भी मेडल मार दिया, दैट इज़ ऑल्सो अलाउड। पर 2021 से पहले के सर्टिफिकेट न लगाएं, रिजेक्ट हो जाएगा। इसके अंदर अब मैंने आपको SGFI बताया, सेकंड स्टेज नीचे से हम चल रहे हैं, सेकंड आती है इंटर यूनिवर्सिटी। इंटर यूनिवर्सिटी के अंदर जो वैलिड इंटर यूनिवर्सिटी गेम्स है उसका भी इसके अंदर दिया हुआ है, इंटर यूनिवर्सिटी कॉम्पिटिशन कंडक्टेड बाय एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़, इंटर यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स बोर्ड, इन दोनों द्वारा जो कराए जाते हैं वो गेम, उसके अंदर सर्टिफिकेट में नीचे लिखा हुआ होता है कि एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़। तो वो जो सर्टिफिकेट आप अगर उसके अंदर आपने पार्टिसिपेट किया है और पार्टिसिपेट करके आपने गोल्ड, सिल्वर या ब्रॉन्ज कोई भी मेडल मारा है, चाहे वो टीम गेम हो चाहे इंडिविजुअल हो, तो आप इसके अंदर एलिजिबल है पार्टिसिपेट करने के। ये दूसरी स्टेज हो गई। तीसरा, आप अगर ओपन खेल रहे हैं, ओपन के अंदर आपने स्टेट को रिप्रेजेंट किया है, मतलब नेशनल में आपने पार्टिसिपेशन किया है, तो सीनियर और जूनियर लेवल, इनमें दोनों चीज़ें हैं। जो जूनियर हमारे छोटे भाई बहन हैं वो भी इसमें एलिजिबल हैं, और जो सीनियर हैं वो तो हैं ही एलिजिबल। ये जो चैम्पियनशिप है
ऑर्गेनाइज्ड बाय नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स और नेशनल गेम्स ऑर्गेनाइज्ड बाय इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। ये भी इसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इनको मेडल की ज़रूरत नहीं है, इन्होंने अगर रिप्रेजेंट किया है स्टेट को, नेशनल खेले हैं, तो आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इंटर यूनिवर्सिटी में मेडल मारा है तो ही पार्टिसिपेट कर पाएंगे। इसमें अगर आपने स्टेट को रिप्रेजेंट किया है, नेशनल आप खेले हैं, पार्टिसिपेट सर्टिफिकेट है आपके पास नेशनल का, आप प्लेइंग टीम में हैं, एक्स्ट्राज में नहीं, आप प्लेइंग टीम में होने चाहिए, इसका भी इसके अंदर दे रखा है। तो आप अगर प्लेइंग टीम में हैं तो आपको माना जाएगा, एलिजिबल माना जाएगा, आप अप्लाई कर सकते हो सर्टिफिकेट के साथ में। और इंटरनेशनल यदि आपने इंडिया को रिप्रेजेंट किया है तो डेफिनेटली वो तो सबसे मेरिट के अंदर है, वो तो अप्लाई कर ही सकते हैं। स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट आप लगा रहे हैं वो तो आपको लगाना ही है, सेम डिसिप्लिन का लगाना है। अगर कई मल्टी लेवल स्पोर्ट्समैन है, भाई हम जेवलिन भी फेंक रहे हैं, हम डिस्कस भी कर रहे हैं, हम जेवलिन फेंक रहे हैं, साथ में हम लॉन्ग जंप भी कर रहे हैं, या हम फुटबॉल भी खेल रहे हैं, साथ में हमने कोई भी और दूसरा गेम भी खेला है, तो इसके अंदर मैं आपको बता दूं, एक ही गेम की आपको सर्टिफिकेट लगानी है। अगर आपने 2-3 टाइप के सर्टिफिकेट लगाएंगे तो वो आपका रिजेक्ट हो जाएगा। एक ही डिसिप्लिन के लिए आपको अप्लाई करना है और उसी की सर्टिफिकेट्स लगानी है आपको।